स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट स्टडी मंत्रा। तो चलिए दोस्तों, आज हम सब लोग देखेंगे जियोग्राफी का। हम लोग क्लास 6 की पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 देखेंगे दोस्तों। हम लोग चैप्टर 1 और दूसरा कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। तो दोस्तों, आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, जो भी लोग नए हों इस चैनल में, तो वे लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करें, और कोई सुझाव हो आप लोगों का तो कमेंट के माध्यम से हम लोगों को दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं वीडियो में अपने क्या है आज चैप्टर नंबर 3 में। तो देखिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 नाम है चैप्टर नंबर 3 का, पृथ्वी की गतियाँ। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों पृथ्वी की गतियाँ। तो चलिए एक बार दोस्तों मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम आशीष, आप सब लोग देख रहे हैं टारगेट स्टडी मंत्रा। तो ये दोस्तों वीडियो सीटेट के लिए और केबीएस और एनबीएस, खास तौर से ये पूरी एनसीईआरटी की समरी है दोस्तों, क्लास 6 की, और चैप्टर 3 की समरी है। तो दोस्तों, आप लोग अगर इस वीडियो के बाद एक बार एनसीईआरटी देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, नहीं भी देखेंगे तो भी काम चल जाएगा। इतना क्योंकि पूरी समरी मैंने निकाल के इस वीडियो में आप लोगों तक दे रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं। एक बार फिर कहना चाहता हूँ, जो भी लोग नए हों इस चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कोई सुझाव हो तो हम लोगों को कमेंट के माध्यम से दीजिए, पसंद आए तो शेयर भी करिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, तो देखिए चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। तो हम लोग देखेंगे पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। पहली गति घूर्णन होती है दोस्तों। घूर्णन किसे कहते हैं दोस्तों? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। ये पृथ्वी है अपने अक्ष पर घूम रही है पश्चिम से पूर्व की ओर। आप लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूम रही है अपने अक्ष में, तो इसे हम लोग घूर्णन कहेंगे। पृथ्वी अपने अक्ष में कितना समय लेती है घूर्णन करने में? 24 घंटे का। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही चैप्टर में। परिक्रमण देखिए, सूर्य के चारों ओर एक ही दिशा में पृथ्वी की गति को, ये देखिए दोस्तों, सूर्य ये सन है आपका, ये सन है, इसके चारों ओर जो पृथ्वी हमारी घूम रही है पश्चिम से पूर्व की ओर दिशा में, तो इसको हम लोग दोस्तों परिक्रमण कहते हैं। आप लोगों ने देखा है पृथ्वी का जो परिक्रमण है उसको हम लोग, उस पथ को दीर्घवृत्ताकार पथ कहते हैं। पिछले अध्याय में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। जिन भी दोस्तों ने पिछले वीडियो ना देखे हों चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को, वे ज़रूर देख लीजिएगा, आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो हम लोगों ने देखा कि परिक्रमण का जो कक्षा है उसको हम लोग दीर्घवृत्ताकार कहते हैं। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण। इससे सवाल भी पूछा जा चुका है सीटेट में। और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसको हम लोग घूर्णन कहते हैं, घूर्णन गति। तो ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षीय समतल देखिए दोस्तों, कक्षीय समतल, ऑर्बिट प्लान। देखिए, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहा जाता है। तो कक्ष के द्वारा ये घूम रही है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व, ये जो अक्ष बन रहा है उसे हम लोग कक्षीय समतल कहते हैं। प्रदीप्त वर्ग, प्रदीप्त वृत्त देखते हैं दोस्तों। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन व रात को विभाजित करता है। दिन व रात को कौन विभाजित करता है दोस्तों? पृथ्वी का घूर्णन 24 घंटे में होता है ना। पृथ्वी अपना घूर्णन कितना समय लेती है? 24 घंटे का। वही पृथ्वी को दिन और रात में विभाजित करता है। कौन विभाजित करता है? जो पृथ्वी घूम रही है अपने अक्ष पर, उसे घूर्णन, जिसे हम लोग घूर्णन कहते हैं, पृथ्वी की घूर्णन गति, यही दिन और रात को विभाजित करता है। इसे हम लोग प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन व रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता। अक्ष हम लोगों ने देखे होंगे, तो यह अक्ष के साथ नहीं मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके सतह से 666 सही 1/2 66.5 अंश का कोण बनाती है। पृथ्वी का जो कक्ष है, पृथ्वी का अक्ष है जो एक काल्पनिक रेखा, एक काल्पनिक रेखा है। ये काल्पनिक रेखा, जैसे हमने देखा काल्पनिक रेखाएं ग्लोब में हमने देखा था ना पिछले चैप्टर में, काल्पनिक रेखाएं विषुवत वृत्त है, यहाँ पर विषुवत रेखा है, फिर यहाँ मकर रेखा, ये सब जितनी समांतर रेखाएं सब काल्पनिक रेखाएं हैं, हमने देखा था ना पिछले अध्याय में। वही
जो जिनको भी समझ में ना आ रहा हो दोस्तों, एक बार फिर मैं कहना चाहता हूँ उनको कि पिछले वीडियो जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के पढ़े हैं उनको ज़रूर देखिए, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और बहुत आसानी से समझ में आएगा दोस्तों ये चैप्टर आपको, क्योंकि सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से चैप्टर, इसलिए शुरू से आप लोग देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके सतह से 66.5 अंश का कोण बनाती है, ये याद करिएगा दोस्तों। चलिए देखिए, पृथ्वी के कक्षीय समतल पर लंब, देखिए उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव पृथ्वी का कक्षीय समतल, ये दोस्तों मैंने इमेज ज़्यादा से ज़्यादा रखे हैं कि आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि इमेज के माध्यम से जियोग्राफी को आप लोग याद करेंगे तो कभी याद नहीं कर पाएंगे, मैं आपको बता दूं, समझेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा और आसानी भी रहेगा। देखिए, पृथ्वी के कक्षीय समतल पर लंब, अभी हमने पढ़ा ना 66.5, तो देखिए दोस्तों, ये देखिए पृथ्वी, यहाँ ये देखिए ये क्या है, ये हुई पृथ्वी का कक्षीय समतल, ये उत्तरी ध्रुव है यहाँ पर और ये दक्षिणी ध्रुव है, ये आपने पिछले वीडियो में देखा होगा तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। नीचे दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी 23.5 डिग्री दक्षिणी में, 0 डिग्री में विषुवत रेखा होती है। तो यहाँ से जो ये लंब, ये जो पृथ्वी पर समतली लंब है इसको कह रहे हैं 66.5 डिग्री, इसको कह रहे हैं 66.5 डिग्री। और प्रदीप्त वृत्त देखिए क्या है, आपको देखिए सुनिए, ये देखिए मैप प्रदीप्त वृत्त का, ये देखिए हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, तो सूर्य की किरणें जो हमारी पृथ्वी पर पड़ रही हैं, तो जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है, 24 घंटे में घूर्णन समय है ना हमारी पृथ्वी का, तो घूर्णन कर रही है, तो जो सूर्य की किरणें हैं वे एक ही दिशा में पड़ रही हैं, इसलिए जब वो उत्तरी गोलार्ध पर पड़ती हैं तो दिन होता है वहाँ, और जब दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती हैं तो वहाँ रात होता है। ये है दोस्तों अंतर, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर मैं एक बार बता दे रहा हूँ, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है और सूर्य की जो किरणें हैं हमारी पृथ्वी पर पड़ रही हैं, तो जब घूम रही है हमारी पृथ्वी तो एक ही दिशा पे सूर्य की किरणें पड़ेंगी घूमते हुए, तो जहाँ पड़ रही हैं वहाँ दिन होता है और जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही हैं वहाँ पर रात होता है। ये आप लोगों को समझ, इसे ही हम लोग प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, दिन और रात के जो होता है इसे ही हम प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। ये क्यों होता है, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है उसलिए। चलिए देखते हैं पृथ्वी के बारे में जानकारी की लेते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है, घूर्णन में समय आप लोगों ने देखा ही है पहले कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में समय पूरा करती है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है, एक दिन में समय लेती है, दैनिक गति ही होगी। पृथ्वी एक वर्ष यह 365/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं और सुविधा के लिए 6 घंटों को इसमें नहीं जोड़ते। देखिए, जो पृथ्वी हमारी है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण कार्य है चक्कर लगाती है, तो इसको एक परिक्रमण काल में इसको 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है, 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है, इसको 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। तो इसे 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। हम लोग देखते होंगे कि फरवरी के महीना कभी 28 का होता है, कभी 29 का होता है। कभी आप लोगों ने सोचा है क्यों होता है फरवरी के महीना 28 का होता है और 29 का होता है? यही कारण है कि कभी 28 का होता है, कभी 29 का होता है, 26 निकल आया। उसका कारण यह है कि पृथ्वी जो परिक्रमण काल है, सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी चक्कर लगा रही है उसको दोस्तों, ये जो पृथ्वी हमारी घूम रही है पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, जिसे हम परिक्रमण गति कहते हैं पृथ्वी की, इसको दोस्तों 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार 6 घंटे नहीं जोड़ते हैं, और 6 घंटे नहीं जोड़ते हैं तो धीरे धीरे 6 घंटे जुड़ जाते हैं। तो जब 6 जुड़ेगा 4 बार तो हो जाएगा 24, तो 24 का 1 घंटा हो जाएगा, 24 घंटे का 1 दिन हो जाएगा। तो 24 घंटे का जब 1 दिन हो जाता है तो हम लोग देखते हैं कि फरवरी 29 की होती है। क्यों होती है फरवरी 29? फरवरी 29 की क्यों होती है? क्योंकि वही 6 घंटे 4 साल लगता है जुड़ने में। 6 घंटे जब जुड़ेंगे तो 4 साल लगेगा जुड़ने में, 6 चौको 24, 4 साल लगेगा जुड़ने में। तो वही जब 4 साल पूरे हो जाते हैं तो 29 की फरवरी होती है, उस वर्ष को हम लोग लिप वर्ष कहते हैं। अभी आगे हम लोग देखेंगे, उसे हम लिप वर्ष कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, पृथ्वी ये समझ में आ गया होगा आपको कि पृथ्वी अपने अक्ष में 24 घंटे में घूर्णन करती है और 365 6 दिन में
दिन 6 घंटे में परिक्रमण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अतिरिक्त वर्ष, लिप वर्ष। देखिए लिप वर्ष के बारे में आ गया। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष, 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। भाई 6 घंटे जुड़ेंगे तो 24 घंटे हो जाएंगे, तो 24 घंटे का एक दिन हो जाएगा। तो इस अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष को फरवरी 29 की हो जाती है और ऐसा वर्ष 366 दिन का होता है। इसे हम लिप वर्ष कहते हैं। इससे भी प्रश्न दोस्तों आ चुका है और आने के चांस है, तो लिप वर्ष भी आप लोगों को समझ में आ गए। देखिए अब देखेंगे हम पृथ्वी की गतियों का प्रभाव। एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है। अभी आगे हम देखेंगे कि क्यों बांटा जाता है। जैसे हम लोगों ने देखा कि दिन और रात क्यों बट गए हैं, क्योंकि सूर्य की प्रकाश एक तरफ पड़ता है, इसलिए दिन और रात बट गए हैं पृथ्वी की घूर्णन के कारण। इसी तरह पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण जो गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतु आती हैं, पृथ्वी के परिक्रमण के दौरान जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, चक्कर लगाती है, इसके कारण ये ऋतुओं का परिवर्तन होता है। ऋतु में परिवर्तन देखिए, एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है। ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। अभी हम लोगों ने समझा। दिन, रात और ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी की घूर्णन परिक्रमण गति के कारण होता है। मतलब दिन और रात किससे होता है? घूर्णन के द्वारा। और ऋतु परिवर्तन किससे होता है? परिक्रमण के द्वारा। तो अब हम लोगों ने समझा कि जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है उससे दिन रात हो रहा है, और पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूम रही, परिक्रमण कर रही है, तो उससे ऋतुओं को परिवर्तन हो रहा है। ये तो समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। चलिए ये देखिए, आप अगर ये मैप समझ जाएंगे तो सब समझ जाएंगे और पूरा समझ जाएंगे, इतना आसान है। इसलिए मैंने इमेज उसके माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। देखिए दोस्तों, जब सूर्य, ये सूर्य है दोस्तों, देखिए ये सूर्य जो है, सूर्य की जो प्रकाश है, ये जब सूर्य का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा दोस्तों, तो उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा, तो उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो वहाँ गर्मी होगी। इसलिए 21 जून को ग्रीष्म ऋतु होती है। हम लोग उत्तरी गोलार्ध में ना, तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को ग्रीष्म ऋतु होती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तरी अयनांत कहते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो उत्तरी गोलार्ध में पड़ रहा है ना, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। अभी हम लोगों ने समझा कि ये जैसे है, तो सूर्य का प्रकाश जैसे यहाँ पड़ रहा है, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु होगी, स्वाभाविक सी बात। और यहाँ नहीं पड़ रहा तो यहाँ शीत ऋतु होगी। ये दक्षिणी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है। चलिए उसके बाद देखिए 21 जून को क्या होता है? उत्तरी अयनांत होता है। क्यों होता है? क्योंकि सूर्य का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध में सीधा पड़ता है, और दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को शीत ऋतु होती है। फिर देखिए 23 सितंबर को सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ता है? विषुवत रेखा में पड़ता है। सूर्य का प्रकाश जो है सीधा कहाँ पड़ रहा है? यहाँ 0 डिग्री में पड़ रहा है, विषुवत रेखा में पड़ रहा है सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश जब विषुवत रेखा में पड़ेगा तब क्या होगा? तब उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगी। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग विषुव कहते हैं। विषुव क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है, सीधा प्रकाश सूर्य का विषुवत रेखा में पड़ रहा है। जब उत्तरी गोलार्ध में पड़ रहा था तब हम लोगों ने देखा कि उत्तरी अयनांत कहते हैं। जब विषुवत रेखा में पड़ रहा है तो उसे हम लोग विषुव कहेंगे। तो 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। हम लोग उत्तरी गोलार्ध में ही रहते हैं, आप लोग अपने यहाँ के मौसम से देख लीजिए। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या पड़ता है? 23 सितंबर को शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु पड़ती है। क्यों हो रहा है? क्योंकि पृथ्वी का जो परिक्रमण है, सूर्य के चारों ओर घूम रही है, उसके कारण ऋतुओं का परिवर्तन। इस दशा को हम लोग क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 दिसंबर देखिए दोस्तों, 22 दिसंबर में क्या? 22 दिसंबर में सूर्य का सीधा प्रकाश कहाँ पड़ रहा है? यहाँ दक्षिणी गोलार्ध, ये है ना दक्षिणी गोलार्ध नीचे की तरफ। तो 22 दिसंबर को सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रहा है। जब दक्षिणी गोलार्ध में पड़ेगा तो उत्तरी गोलार्ध में स्वाभाविक सी बात है शीत ऋतु होगी, और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी। क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ रहा है, तो दक्षिणी गोलार्ध में
ग्रीष्म ऋतु होगी और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। और इस दशा को हम लोग क्या कहेंगे? दक्षिण अयनांत कहेंगे। हम लोग उत्तर अयनांत कह रहे थे ना, 21 जून को उत्तर अयनांत, तो 22 दिसंबर को दक्षिण अयनांत होगा। क्यों होगा? क्योंकि सूर्य का प्रकाश सीधे दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रहा है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु और उत्तर गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी। और आगे देखिए, फिर आया 21 मार्च। 21 मार्च को क्या? 21 मार्च को फिर से जो ये सूर्य का प्रकाश है कहाँ पड़ रहा है? विषुवत रेखा पर पड़ रहा है, सीधे 0 डिग्री पर पड़ रहा है। विषुवत रेखा में जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा सीधे, तो उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी। 21 मार्च को क्या होता है? हमारे यहाँ बसंत ऋतु होती है। वही तो कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश 21 मार्च को सीधे विषुवत रेखा पर पड़ रहा है, इसलिए 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी। चलिए दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। ना आया हो तो देखिए मैं एक बार फिर समझा दे रहा हूँ। 21 जून को सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ रहा है? उत्तरी गोलार्ध में पड़ रहा है। यहाँ पड़ रहा है ना सूर्य का प्रकाश सीधा, कहाँ पड़ रहा है? यहाँ पर। तो क्या होगा जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ेगा, तो उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होगी और यहाँ पर शीत ऋतु होगी। दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ से शीत ऋतु होगी ना, क्योंकि सूर्य का सीधा प्रकाश यहाँ पड़ रहा है। ये क्या है? 21 जून। 21 जून, इसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तरी अयनांत कहते हैं। इस दशा को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तरी अयनांत। अब देखिए, अब 21 जून के बाद क्या हुआ? अब देखिए 23 सितंबर को सूर्य का सीधा प्रकाश कहाँ पर पड़ रहा है? यहाँ पड़ रहा है, विषुवत रेखा में सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ रहा है। सूर्य का जब सीधा प्रकाश विषुवत रेखा में पड़ेगा तो क्या होगा? विषुव होगा। क्या होगा? विषुव होगा। और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? शरद ऋतु होगी। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? बसंत ऋतु होगी। बसंत ऋतु, इसे हम लोग, इस दशा को हम लोग क्या कहेंगे? विषुव। ये क्या है? ये 23 सितंबर की घटना है। 23 सितंबर को ऐसा हो रहा है। 23 सितंबर को हो रहा है। क्यों? क्योंकि सीधे सूर्य का प्रकाश यहाँ पड़ रहा है। और समझ लीजिए अभी आप, फिर देखिए आप, फिर सूर्य का सीधा प्रकाश कहाँ पर पड़ रहा है? सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ रहा है दक्षिण गोलार्ध में। जब दक्षिण गोलार्ध में सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा? दक्षिण गोलार्ध में यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होगी। यहाँ ग्रीष्म ऋतु होगी और यहाँ क्या होगी? यहाँ शीत ऋतु होगी। यहाँ शीत ऋतु होगी उत्तरी गोलार्ध में। यहाँ ये उत्तरी गोलार्ध है और ये साउथ दक्षिणी गोलार्ध है। यहाँ शीत ऋतु होगी और यहाँ, इस दशा को क्या कहेंगे? ये कब की घटना है? ये 22 दिसंबर की घटना है। 22 दिसंबर। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम दक्षिणी अयनांत कहेंगे। ये समझ लेंगे तो आपको कभी भूलेगा नहीं दोस्तों। फिर देखिए, फिर आप देखिए, सूर्य का सीधा प्रकाश कहाँ पर पड़ रहा है? सूर्य का सीधा प्रकाश विषुवत रेखा पे पड़ रहा है। जब विषुवत रेखा पे सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ेगा तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? बसंत ऋतु होगी दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी ना। ये कब की घटना है? 21 मार्च की घटना है। हाँ, 21 मार्च की घटना है दोस्तों। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। अब आप लोगों को इतना तो समझ में आ ही गया होगा। आगे देखिए, ये देखिए, अब वही जो अभी हमने समझा वही लिखा है, उत्तरी अयनांत। देखिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। क्यों झुका होता है? इसलिए सूर्य की सीधा पूरी की प्रकाश कहाँ आता है? उत्तरी गोलार्ध में आता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा मतलब उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप ऊष्मा अधिक होता है, इसलिए वहाँ ग्रीष्म ऋतु होगी। ध्रुव पास वाले क्षेत्रों में ऊष्मा कम प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है। उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 माह तक लगातार दिन रहता है। आप लोगों ने अगर मैप के माध्यम से वे समझ लिया है तो ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब समझ में आ जाएंगे तो अपने आप समझ में आ जाता है, फिर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मैप के माध्यम से आप जितना समझ जाएंगे दोस्तों उतना ही याद नहीं करना पड़ेगा। और जियोग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जितना आप समझेंगे उतना ही आसान लगेगा। अगर आप समझेंगे नहीं तो बहुत कठिन लगेगा। सब लोग कहते हैं बहुत कठिन है जियोग्राफी, लेकिन बहुत सरल है, आप समझ भर जाएँ एक बार। चलिए दोस्तों, ये तीनों पॉइंट क्लियर हुए। और देखिए क्या है,
देखिए, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत रेखा के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। अभी हमने मैप में समझा है। 21 जून को इन क्षेत्रों में दिन सबसे लंबा और रात सबसे छोटी। जब दिन उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है ना 21 जून, तो अभी हमने मैप में देखा है। इस अवस्था को उत्तरायणांत कहते हैं, ये भी हमने देखा है अभी। ये देखिए फिर एक मैप के माध्यम से उत्तरी अनंत का है। उत्तरी अनंत में क्या है, सूर्य की सीधा किरणें कहाँ पड़ रही हैं, कर्क रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही है ना सीधा सूर्य की किरणें, तो कर्क रेखा पर पड़ रही हैं। तो क्या होगा, कर्क रेखा पर पड़ेंगी तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और यहाँ पर शीत ऋतु होंगी। ठीक दोस्तों, आप लोगों को देखिए मैप के माध्यम से सब समझवा दूंगा दोस्तों मैं। देखिए अब दक्षिणी आनंद के बारे में पढ़ते हैं। देखिए 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुका होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए दक्षिण गोलार्ध की बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े व रात छोटी होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणायनांत कहा जाता है। अभी हमने समझ लिया है मैप में। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर पड़ती हैं, भी हमने देखा है, उसे विषु कहते हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इस स्थिति को विषु कहा जाता है, भी हम लोगों ने देखा भी है। देखिए विषु के बारे में एक देख लीजिए। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, जबकि दक्षिण गोलार्ध में बसंत ऋतु। अभी हमने देखा है मैप में। 21 में क्या देखा मैप में कि 23 सितंबर को क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु। वह शीत नहीं, बसंत ऋतु। क्या होगा, सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ रहा है, सीधा विषुवत रेखा पर पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगी शरद ऋतु और नीचे क्या होगी बसंत ऋतु। ये हमने अभी देखा ना ऊपर मैप में। इसी तरह देखिए 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु एवं दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु। अभी हमने देख लिया है मैप में भी दोस्तों। ये दोस्तों देखिए वही सेम कहानी है, वही जो हिंदी में था मैप वही इंग्लिश में है यहाँ पे मैप। तो दोस्तों ये चैप्टर बहुत छोटा है, अभी हम लोग इसके MCQ कर लेंगे। देखिए MCQ करते हैं। इसमें जो नहीं समझ में आया तो इसमें समझ में आ जाएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। बिल्कुल सही है, हमने देखा है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। बिल्कुल सही है, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोनों करें क्या है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है पश्चिम से पूर्व की ओर 365 दिन 6 घंटे का समय लेती है। इस पथ को दीर्घवृत्ताकार पथ कहते हैं। ये हम लोगों ने पहले चैप्टर में ही देख लिया है। और अपने जो 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूमती है उसे हम घूर्णन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए प्रदीप्त वृत्त से कहा जाता है, प्रदीप्त वृत्त किसे कहा जाता है, ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है। ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी की सही स्थिति ज्ञात की जाती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन व रात को विभाजित करता है। अभी हमने क्या देखा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, तो उसे क्या कहते हैं, घूर्णन से दिन और रात का विभाजन होता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन व रात को विभाजित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा ऋतु में परिवर्तन का कारण है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर स्थिर कक्षा में परिक्रमण। चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर स्थिर कक्षा में परिक्रमण कौन सा ऋतु, निम्नलिखित में कौन सा ऋतु में परिवर्तन का कारण है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि ऋतु परिवर्तन क्यों हो रही है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कर रही है, इसलिए ऋतुओं का परिवर्तन होता है। हमने देखा है कि सूर्य का प्रकाश जब उत्तरी गोलार्ध पर पड़ता है तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। उसके 21 जून को उसके बाद हमने देखा विषुव देखा है कि जब विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं सीधी,
तो उत्तरी गोलार्ध पर क्या होता है, शरद ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध पर बसंत ऋतु होती है। इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध पर हमने देखा है। देखिए 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरण है कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इन दिनों में सबसे लंबा दिन व सबसे छोटी रातें होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं, उत्तरायण। हमने क्या देखा है कि जब पृथ्वी सूर्य का सीधा प्रकाश कहाँ पड़ेगा, उत्तरी गोलार्ध पर पड़ेगा, तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु होगी और यहाँ पर शीत ऋतु होगी। इस अवस्था को हमने देखा कि मैप में देखा, क्या कहते हैं, इसे उत्तरायणांत कहते हैं। चलिए ये भी क्लियर हो गया पॉइंट। देखिए विषुव के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है। विषुव अभी हमने देखा है। इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। विषुव में इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। सही है दोस्तों ये भी। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता, ये भी सही है। हमने देखा ना कि विषुव में क्या होता है, सूर्य की किरणें सीधे विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही छोटी थी, चैप्टर क्योंकि छोटा था। एक बार फिर मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कह रहा हूँ ये वीडियो देखने के लिए। और एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग इस चैनल में नए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करिए। कोई सुझाव हो दोस्तों आप लोगों का तो कमेंट के माध्यम से हमको दे सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों समाप्त करते हैं आज की इस वीडियो को। एक बार फिर कहना चाहता हूँ जो भी दोस्त वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो एनसीईआरटी की पूरी जियोग्राफी अभी हम लोग करेंगे, उसके बाद फिर हिस्ट्री और पॉलिटी भी देखेंगे। लेकिन पहले जियोग्राफी हमको 6 की, 7 की और 8 की ये करना है। सबसे बहुत महत्वपूर्ण है KBS, सीटेट, NBS सभी टीचिंग एग्जाम के लिए। दोस्तों जो भी नए हो इस चैनल में सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, जिससे हमारे सभी वीडियो आप लोगों तक समय से पहुँच जाए। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए दोस्तों अगर पसंद आया हो। कोई भी सुझाव हो दोस्तों तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, और शेयर भी करिए अगर वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग, और दोस्तों हाँ एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, आप सब लोगों को अगर ये PDF चाहिए तो आप सब लोग टारगेट स्टडी मंत्रा इसका टेलीग्राम चैनल है दोस्तों। तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। टारगेट स्टडी मंत्रा के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको सभी PDF उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।